हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स का नाम आपने कई बार सुना होगा। निफ्टी, सेंसेक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज हम देखते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स ये इंडेक्स होते क्या हैं और कितने तरह के इंडेक्स होते हैं, ये आए कैसे थे, बने कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स होता क्या है। जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किसी भी इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, आपने जब भी सुना हुआ तो किसी बुक के आगे आपने देखा होगा कि इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स का सिंपल सा एक काम होता है कि वो एक बुक का पूरा ओवरव्यू आपको दे देता है। आपको पूरी बुक चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 2 पेज या 1 पेज के अंदर ही आप ये देख लेते हैं कि उस बुक में आपके काम की चीज़ है या नहीं है। तो हमारे यहाँ भी इंडेक्स का कुछ काम ऐसा ही होता है। जब हमें किसी मार्केट को यानी कि स्टॉक मार्केट को हमें ट्रैक करना होता है कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट के, तो पूरे मार्केट को ट्रैक करने के बजाय अगर हम सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक कर लें तो भी हम सेंटिमेंट्स पता कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स जो होता है पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। हम कह सकते हैं इंडेक्स एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टॉक मार्केट का। अब ये कैसे करता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं। इंडेक्स जनरली 2 टाइप के होते हैं। अब हमें ये पता करना है कि कैसे हमारे स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है। तो हम अगर ये पता करना है तो सबसे पहले अगर एनएससी की बात करें तो एनएससी में 1500 प्लस कंपनी लिस्टेड है। तो हमें हर एक कंपनी का उस टाइम पर रियल टाइम पे चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, शेयर प्राइस उस टाइम पर गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं। जिस टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त स्टॉक प्राइजेस कैसा चल रहा है, स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, तो आपको हर एक स्टॉक का प्राइस उस टाइम पे देखना पड़ेगा। ऐसे करते करते अगर आप जब 1500 स्टॉक्स के प्राइजेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल चुका होगा या उससे ज़्यादा टाइम लग चुका होगा। तो जिस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि रियल टाइम पर कि अभी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या है, तब से लेकर 1 घंटे बाद जब आप मुझे उस चीज़ का रिजल्ट निकाल के देंगे तब तक काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके होंगे। हम रियल टाइम पे स्टॉक मार्केट की कोई भी सेंटीमेंट्स या उस स्टॉक मार्केट की कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते थे। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इंडेक्स को लेकर आए। इंडेक्स एक ऐसा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि रियल टाइम पर हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट इस वक्त कैसा चल रहा है। अगर इंडेक्स पॉजिटिव है इट मीन्स ऑलमोस्ट 1500 में से मैक्सिमम कंपनीज इस समय गेन कर रही हैं, और अगर इंडेक्स नेगेटिव चल रहा है इट मीन्स 1500 में से मैक्सिमम कंपनी इस वक्त अपने प्राइजेस लूज कर रही है। अब ये इंडेक्स काम कैसे करता है? तो मान लीजिए हम एनएससी का एग्जांपल लेके चलते हैं। एनएससी में 1500 कंपनीज हैं। हम 1500 प्लस कंपनीज को ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया था, उन 1500 कंपनीज को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आईटी कंपनी का एक सेक्टर बना दिया जिसको हम कहते हैं आईटी सेक्टर, बैंकिंग का एक सेक्टर बना दिया जिसे कहते हैं बैंकिंग सेक्टर, फार्मा का एक सेक्टर बना दिया उसे कहते हैं फार्मा सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में सारी आईटी कंपनीज को ग्रुप कर दिया, बैंकिंग में सारी बैंक्स को ग्रुप कर दिया, फार्मा में सारी बैंक फार्मा कंपनीज को हमने ग्रुप कर दिया। इस तरीके से हमने 13 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया मार्केट को। अब इन 13 सेक्टर्स पे नज़र रखना हमारे लिए आसान बात हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 1500 कंपनीज के ऊपर नज़र रखना। अब इन 13 सेक्टर्स के ऊपर हम नज़र कैसे रखें? तो हमने हर सेक्टर में से कुछ उनकी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज को पिक करा। जैसे कि आईटी में से जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज थी, टॉप परफॉर्मिंग का बेसिस हमारा बेसिकली हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन रखा है। जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा थी आईटी में से, हमने उन कंपनीज को पिक किया। इस तरीके से हमने हर सेक्टर में से कुछ कुछ कंपनीज को पिक करा और उनका एक ग्रुप बनाया। तो ऐसी 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया जिसको हम कहते हैं निफ्टी। एनएससी का इंडेक्स होता है निफ्टी। अब ये इंडेक्स जो होते हैं ये एनएससी के लिए अलग है और बीएससी के लिए अलग है। बीएससी में हमने 30 कंपनीज को ऐसे ही पिक किया था और उनका ग्रुप बनाया था। सेंसेक्स बीएससी के लिए इंडेक्स की तरह काम करता है और एनएससी का इंडेक्स निफ्टी है जो कि 50 कंपनी से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि ये सब बने कैसे थे, इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मेथडोलॉजी की, कैलकुलेशन मेथडोलॉजी। पहला होता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। इसके पहले हमें पता करना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर। उस कंपनी की मार्केट वैल्यू अभी क्या है। अगर मैं सारे शेयर्स उस कंपनी के बेचने चला जाऊं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ये उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में हम प्रमोटर्स के शेयर भी काउंट करते हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स भी काउंट करते हैं और पब्लिक शेयर्स को भी काउंट करते हैं। इन टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को तो हमें मिल जाएगी मार्केट कैप। अब बात करते हैं इंडेक्स की। तो हमने जो 50 कंपनी सिलेक्ट करी थी, अगर मैं हर किसी कंपनी की मार्केट कैप आइडेंटिफाई करूं और उस मार्केट कैप को सम कर दूं तो इस सम का नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ऐसी होती है।
तो हमने ऐसी 50 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ को पिक किया है। तो जब मैं सभी कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को सम करूँगा तो ये सम नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस नंबर को एक बेस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। सो बेस वैल्यू अब इस पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के सम को एक बेस वैल्यू रिप्रेजेंट करती थी। हमने एनएससी के लिए 1996 का बेस ईयर लिया था और बेस वैल्यू ली थी 1000। अब जब किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ता है इन 50 कंपनी में से तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज आएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज आएगा तो उस सम में चेंज आएगा, जो हमने सम किया था मार्केट कैप का उसमें चेंज आएगा, और उसमें चेंज आएगा तो उस परसेंट के अकॉर्डिंग हमारी बेस वैल्यू में चेंज आता था। तो अब किसी भी शेयर प्राइस में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो वो मार्केट कैप पे इंपैक्ट करता है और मार्केट कैप उसके सम पे इंपैक्ट करेगी। ये सम इस वैल्यू पे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है बेस वैल्यू, इस पर इंपैक्ट करेगा। तो 1996 में अगर हम ये माने कि हमने 1000 रुपये इकोनॉमी में लगाए होते तो आज अगर निफ्टी हमारा 12000 पॉइंट्स पे चल रहा है, इसका मतलब हमारे वो 1000 रुपये 12000 में कन्वर्ट हो चुके होते। इस तरीके से निफ्टी हमें ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी तब से अब तक में कितने चेंजेस कर चुकी है। इसी तरीके से सेंसेक्स का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स पे काम किया। यहाँ पर हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर हमने टोटल वैल्यू निकाली। दूसरा तरीका होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होती है? तो दोस्तों, जो शेयर्स प्रमोटर्स के पास में होते हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास में होते हैं, ऐसे शेयर्स कंट्रोलिंग या स्ट्रेटेजिक शेयर्स कहलाते हैं। इनके ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन जो शेयर्स पब्लिक के पास में होते हैं उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो फ्रीली फ्लोट हो सकते हैं मार्केट में। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में उन शेयर्स को कंसिडर किया जाता है जो कि नॉन प्रमोटर्स के पास में होते हैं या ऐसे लोगों के पास में जिनका कोई भी इंटेंशन नहीं है उन शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने का या चेंज करने का। सो नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स, या हम सिंपल भाषा में बोले तो पब्लिक होल्डिंग शेयर्स, नंबर ऑफ टोटल पब्लिक होल्डिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वन शेयर, दिस विल गिव यू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो लेट्स से किसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 हैं, जिसमें से 90 शेयर्स प्रमोटर्स के पास में है और 10 शेयर पब्लिक के पास में, और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हो जाएगी 1000 रुपये और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 100 रुपये, क्योंकि 10 शेयर पब्लिक के पास में। सो 10 शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वन शेयर, दैट इज 10 रुपीज़, तो 100 रुपये इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो जाएगी। सो जब हम इस फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेस पर किसी इंडेक्स को फॉर्म करते हैं तो वो इंडेक्स, वो मेथडोलॉजी होती है आपकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। मेथडोलॉजी सेम रहेगी। हम हर एक शेयर, हम उन 50 कंपनी में से हर कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालेंगे और उन सबको सम करेंगे। इस सम को फिर एक बेस वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा और किसी भी चेंज आने पर प्राइस में ये सम चेंज हो जाएगा। ये सम चेंज होगा तो बेस वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। सो इस तरीके से फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेसिस पे हम लोग किसी इंडेक्स को मेथडोलॉजी पे काम कर सकते हैं। अभी जो करंटली हमारे जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेसिस पे ही बने हुए हैं। सेंसेक्स का बेस ईयर 76-77 लिया गया था और बेस वैल्यू 100 रुपये ली गई थी, जो कि आज 40,000 के अराउंड चल रही। सो इस तरीके से ये इंडेक्स हमारे हेल्प करते हैं कि हमें ये बताने में कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर गई है। इसके अलावा ये इंडेक्स हमारी ये भी हेल्प करते हैं बताने में कि अगर कोई दूसरा इक्विटी फंड है तो वो रिटर्न जो दे रहा है वो कितना रिटर्न दे रहा है, वो मार्केट रिटर्न से अच्छा है या बुरा है। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना चाहें तो हमेशा हम इंडेक्स के थ्रू ही उसको कंपेयर करते हैं कि अगर हम टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाते और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो इन दोनों के रिटर्न में कितना डिफरेंस है। अगर म्यूचुअल फंड ने, मान लीजिए इंडेक्स ने इस ईयर में 12% का मूवमेंट दिया था, लेकिन वहीं पर किसी म्यूचुअल फंड ने 8% का रिटर्न दिया है, तो वो म्यूचुअल फंड हमारे इकोनॉमी के हिसाब से रिटर्न नहीं दे पाया। सो इस तरीके से किसी म्यूचुअल फंड को, किसी इक्विटी फंड्स को अगर हमें कंपेयर करना है तो इंडेक्स हमारा एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। सो इस तरीके से हम दूसरे फंड्स को अगर कंपेयर करते हैं तो इंडेक्स हमारा एक बेंचमार्क हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया मार्केट सेंटिमेंट्स चेक करने के काम आता ही है इंडेक्स। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की मेथडोलॉजी की। अभी तक हमने 2 मेथडोलॉजी देखी। पहली होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, दूसरी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, तीसरा होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम ये सोचिए कि हमने 1996 में 1000 रुपये लगाए होते, उन 50 कंपनीज के शेयर खरीदे होते, तो हमें
अभी तक में 12,000 रुपये मिल गए होते। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर हमने उन 50 कंपनी के शेयर्स खरीदे होते तो हमारे 12,000 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अमाउंट हो चुका होता। उसके पीछे कारण है उन कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जब हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप या फिर मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स की बात करते हैं तो हमारे इंडेक्स का जो बेस वैल्यू है उसमें चेंजेस तब आता है जब प्राइस में चेंज आता है। इसका मतलब हमारा इंडेक्स शेयर प्राइस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन प्राइस गेन होना ही किसी कंपनी से रिटर्न का एक सोर्स नहीं होता है। हम उस कंपनी से रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में भी लेते हैं। तो अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने के कारण मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, मुझे रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में भी मिलता है। तो हमने इस डिविडेंड को तो कहीं भी कंसिडर नहीं करा था। तो हम कैसे कह सकते कि हमारी इकोनॉमी 1996 में 1,000 रुपये लगाए होते तो आज 12,000 रुपये दे चुकी होती। उससे ज़्यादा हमें पे किया होता क्योंकि उन कंपनीज ने डिविडेंड भी दिए हैं बीच में। सो इन डिविडेंड को कंसिडर अगर जब किया जाता है रिटर्न में तो वो इंडेक्स हमारे टोटल रिटर्न इंडेक्स आते हैं। ऐसे इंडेक्स जिनके अंदर सिर्फ प्राइस का रिटर्न नहीं, उनसे मिलने वाले डिविडेंड का रिटर्न भी कंसिडर किया गया है, वो टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंडर में आते हैं। इनके अलावा सेक्टोरियल इंडेक्स होते हैं। हमने सुना होगा निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सब सेक्टोरियल इंडेक्स होते हैं। जैसे कि हमारे निफ्टी और सेंसेक्स पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही किसी पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्टोरियल इंडेक्स बनाए जाते हैं। सो हमने जो 50 कंपनी निफ्टी में कंसिडर करी थी, हमेशा ये 50 कंपनी नहीं रहती है। हर कंपनी परफॉर्मेंस बेसिस पे निफ्टी से अंदर या बाहर होती रहती है। सो निफ्टी में इसको कहा जाता है रीबैलेंसिंग। निफ्टी रीबैलेंस हर क्वार्टरली होती है। हर क्वार्टर में चेक किया जाता है कि क्या वो कंपनी अभी भी टॉप परफॉर्मिंग बनी हुई है या उसकी जगह किसी और कंपनी ने ले ली है। अगर ऐसा कुछ है तो कंपनीज निफ्टी से अंदर या बाहर भी की जा सकती है। आज के वीडियोज़ में इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि किस फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट, बीटा, ये सब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। थैंक यू।